Hello student, welcome back to our next lecture of bookkeeping and accountancy. Today we are going to learn last part from chapter number 1, that is accounting standards and IFRS, International Financial Reporting Standards. आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS, ये जो चैप्टर नंबर 1 से लास्ट पार्ट है उसको स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट issued by the expert accounting body or by government or by other regulatory body. So accounting standards are written policy documents which are issued by either expert accounting body, either by government or either by any recognized regulatory body. मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ए रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है. वो कौन इशू करता है? उस पर्टिकुलर कंट्री की एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी इशू कर सकती है, या गवर्नमेंट इशू कर सकती है, या गवर्नमेंट ने जिसको रिकॉग्नाइज किया है उस तरह की कोई भी रेगुलेटरी बॉडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कर सकती है? इशू कर सकती है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड द फ्रेमवर्क एंड नॉर्म्स टू बी फॉलोड इन अकाउंटिंग so that the financial statement of different enterprises become comparable. So accounting standard means nothing but norms. Norm means rules or principles or procedure that need to be followed while accounting. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब क्या कि जब हम अकाउंट तैयार करते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते समय हमें जो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जो प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जो प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है, उसे ही कहा जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. इट मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क विदिन विच वी हैव टू maintain or within which we have to prepare our financial statement. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें एक फ्रेमवर्क देता है और उसमें क्या रहेंगे? रूल्स रहेंगे, प्रिंसिपल्स रहेंगे, प्रोसीजर रहेंगे कि अकाउंट तैयार करते समय हमें क्या कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, किस तरह से अकाउंटिंग स्टेटमेंट तैयार करना है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या रहेगा, उसका प्रेजेंटेशन किस तरह से होना चाहिए, वो सारी चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दी जाती है. एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प्स इन मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी इन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन कंपनी विथ अदर कंपनी. देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्या होता है, मैं मेरे कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करूंगा, वो तैयार करते समय मैं वही रूल यूज करूंगा, वही प्रिंसिपल यूज करूंगा, वही प्रोसीजर यूज करूंगा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिया है. तो दूसरी कंपनी भी उसी तरह से रूल्स फॉलो करेगी, उसी तरह से प्रोसीजर फॉलो करेगी. मतलब मेरे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन और दूसरे कंपनी के दूसरी जो कंपनी है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन या फॉर्मेट दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा. और उसके कारण हम एक दूसरे कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या अकाउंट्स है उसको क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं. क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए दोनों का प्रेजेंटेशन या दोनों का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए, तभी तो हम उसको क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्या आती है? सिमिलरिटी आती है, यूनिफॉर्मिटी आती है. नहीं तो क्या होने वाला है?
मैं मेरे हिसाब से अगर अकाउंट तैयार करूंगा, दूसरी कंपनी उसके हिसाब से अकाउंट तैयार करेगी, तो सिमिलरिटी रहने वाली है क्या? नहीं। मेरा प्रेजेंटेशन अलग रहेगा, उस कंपनी का प्रेजेंटेशन अलग रहेगा, तीसरी कंपनी उसके हिसाब से अकाउंट तैयार करेगी तो उसका प्रेजेंटेशन अलग रहेगा। सब डिफिकल्ट बन जाएगा, सब प्रॉब्लम बन जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहते हैं। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमें रूल्स दिए जाएंगे, प्रिंसिपल्स दिए जाएंगे, प्रोसीजर दिए जाएंगे कि हमें अकाउंट किस तरह से तैयार करना है, अकाउंट तैयार करते समय किस तरह से उसका फॉर्मेट होना चाहिए, वो सब दिया जाता है। और उसके कारण जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो अकाउंट तैयार करते हैं, उन सब में क्या आती है? एक यूनिफॉर्मिटी आती है, सिमिलरिटी आती है, एक स्टैंडर्ड आ जाता है। और दूसरी बात, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं रहेंगे तो दूसरा क्या होने वाला है? हर एक कंपनी ने अगर अपने हिसाब से अकाउंट तैयार किया, किसी भी तरह के रूल्स फॉलो नहीं किए, तो क्या होगा? किसी और कंपनी ने तैयार किया हुआ अकाउंट मुझे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसने क्या रूल्स फॉलो किए हैं वो मुझे पता नहीं चलेंगे। मेरे कंपनी ने तैयार किया अकाउंट किसी दूसरे को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरे कंपनी का फॉर्मेट अलग रहेगा, रूल्स फॉलो रहेंगे अलग रहेंगे, प्रोसीजर अलग रहेंगे, तो सबको डिफिकल्टी आ सकती है। लेकिन जब सभी कंपनी एक ही तरह के रूल्स फॉलो करेगी, एक ही तरह के प्रोसीजर फॉलो करेगी, एक ही तरह के फॉर्मेट में अकाउंट तैयार करेंगे, तो हम किसी भी कंपनी का अकाउंट इजीली समझ सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि सभी के लिए रूल्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, सभी के लिए प्रोसीजर सेम रहेगी, सभी के लिए जो फॉर्मेट रहेगा अकाउंट का, प्रेजेंटेशन रहेगा, वो भी क्या रहने वाला है? सिमिलर रहने वाला है। In every country, accounting standards are there and business concern need to follow these accounting standard while accounting. अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ इंडिया में ही है क्या? नहीं, हर एक कंट्री के अपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है and every business organization have to follow that accounting standard while accounting. और हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उस कंट्री के जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसको क्या करने पड़ते हैं? फॉलो करने पड़ते हैं। तो अकाउंट तैयार करते समय, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते समय या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते समय जो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उन सभी को क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे हमें याद रखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ए रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, और उसमें क्या रहता है? उसमें रूल्स रहेंगे, प्रिंसिपल्स रहेंगे, नॉर्म्स रहेंगे, प्रोसीजर रहेंगे। किसके बारे में? अकाउंटिंग के बारे में, कि अकाउंटिंग हमें किस तरह से करना है, अकाउंट तैयार करते समय हमें कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, उसी को कहा जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज व्हाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्या है? टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। See, as earlier stated, accounting standards helps to maintain uniformity in accounting statements prepared by different organizations. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्या होता है? अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंट तैयार करते हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी आती है, सिमिलरिटी आती है। सभी ऑर्गेनाइजेशन के जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है उसका प्रेजेंटेशन सिमिलर होता है। उसके कारण कोई भी पर्सन जिसको अकाउंटिंग का नॉलेज है, किसी भी कंपनी का अगर अकाउंट देखता है तो उसको इजीली समझ सकता है, इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर हर एक कंपनी अलग अलग रूल फॉलो करेगी, प्रेजेंटेशन अलग अलग रखेगी, तो समझने में क्या आएगा? डिफिकल्टी आएगा। और इसीलिए अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं, तो सभी का अकाउंटिंग का जो प्रेजेंटेशन है वो सिमिलर रहेगा, और उसके कारण वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट या अकाउंटिंग रिपोर्ट अंडरस्टैंड करने में क्या आएगी? आसानी आएगी। नेक्स्ट इज टू हेल्प अकाउंटेंट टू फॉलो यूनिफॉर्म, that is standard procedure and practices.
जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए जाते हैं वो सभी अकाउंटेंट को क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। व्हाइल अकाउंटिंग मतलब अकाउंट तैयार करते समय सभी अकाउंटेंट्स को वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उसका फायदा अकाउंटेंट को भी होता है क्योंकि अगर अकाउंट उसको तैयार करने हैं तो उसको जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको एज इट इज क्या करना है, फॉलो करना है। तो उसको अकाउंट तैयार करते समय भी किसी तरह का डिफिकल्टी नहीं। और अगर उसने किसी एक कंपनी में अकाउंट तैयार किया है, अगर उसको जॉब छोड़ के दूसरे कंपनी में जाना है तो भी उसको प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि उसी तरह का अकाउंट उसको दूसरे कंपनी में तैयार करना है क्योंकि अकाउंट के रूल्स प्रोसीजर क्या रहने वाले हैं, सिमिलर रहने वाले हैं। ओके, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अकाउंटेंट को भी फायदा होता है। नेक्स्ट इज टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल कंपैरिजन of financial statement of two or more entities. Entities means enterprise or organization. See, accounting standard help to maintain uniformity or similarity in presentation of financial statement. मतलब एक कंपनी ने तैयार किया हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरे कंपनी ने तैयार किया हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो दोनों का प्रेजेंटेशन क्या रहता है, सेम। क्योंकि दोनों कंपनी को अकाउंट तैयार करते समय या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय वही रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, इशू किए हैं। तो दोनों का प्रेजेंटेशन सेम रहेगा और अगर दोनों का प्रेजेंटेशन और दोनों का फॉर्मेट सेम रहेगा तो हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। सो अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय वन कंपनी कैन बी इजीली कंपेयर्ड विथ अदर कंपनी टू इनहांस रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिलायबिलिटी मतलब विश्वास, बराबर। तो जब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंट्स तैयार करती है और अकाउंट्स तैयार करते समय या फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते समय उस कंट्री के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करती है, तब उस अकाउंटिंग स्टेटमेंट का रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब उसके ऊपर विश्वास रहता है। See, company have to submit its accounting statement or financial statement to many bodies or many parties like government, income tax office, banks, etc. कंपनी को अपने जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है गवर्नमेंट को भी सबमिट करनी पड़ती है, इनकम टैक्स ऑफिसेस में सबमिट करनी पड़ती है, कभी कभार अगर कर्जा लेना है तो बैंक को भी सबमिट करनी पड़ती है। तो हमारा जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रिलायबल होना चाहिए, मतलब लोगों ने उसके ऊपर क्या रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। और अगर हमें लगता है कि हमारे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल होना चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट तैयार करते समय या फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। अगर हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बनेगा, रिलायबल बनेगा, मतलब लोग उसके ऊपर क्या करेंगे, विश्वास रखेंगे। नेक्स्ट, टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट्स इफेक्टिवली। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गवर्नमेंट इशू करता है या गवर्नमेंट की बॉडी इशू करती है, और इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना क्या होता है, मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। तो अगर कोई कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू नहीं करती है, फॉलो नहीं करती है, तो उसके ऊपर लीगली क्या लिया जाएगा, एक्शन लिया जा सकता है। तो जो लीगल रिक्वायरमेंट है कि हर एक कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे, वो फुलफिल करने के लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करने हैं, यूज करने हैं या उसको फॉलो करने हैं। सो दिस इज अबाउट नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। Accounting standard in India. In India, standards of accounting is issued by the Institute of Chartered Accountant of India. Okay, so in India, accounting standards are issued by ICAI, that is Institute of Chartered Accountant of India. तो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। आप लोगों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब सीए ये नाम सुना होगा, एक प्रोफेशन रहता है।
जो सीए रहते चार्टर्ड अकाउंटेंट उनका एग्जाम लेने का काम भी कौन करता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया constituted Accounting Standard Board ASB on 21st April 1977, recognizing the need for accounting standard in India. और ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने 21 अप्रैल 1977 को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना की। देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI, इसकी स्थापना किसने की? गवर्नमेंट ने की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ICAI एक किसका बॉडी हुआ? गवर्नमेंट। और उस ICAI ने 21 अप्रैल 1977 को ASB की स्थापना की है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना किसने की है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कौन से तारीख को? 21 अप्रैल 1977। ASB formulates accounting standard so that such standard may be established by the council of the institute in India. See, formulation of accounting standard is done by ASB, Accounting Standard Board. तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट करने का काम, तैयार करने का काम कौन करता है? ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने का काम कौन करेगा? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ASB सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार करता है, इशू नहीं करेगा। इशू कौन करेगा? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। द ASB will consider applicable law, custom, uses, business environment and international accounting standard while framing accounting standard in India. See, framing of accounting standard is a main role of ASB, and while framing accounting standard, ASB has to consider many factors like applicable law, customs of the country, uses, business environment of the country and the international accounting standard. मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार करने काम ASB करता है, लेकिन ASB जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार करता है तब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार करते समय, फॉर्मुलेट करते समय उसको बहुत सारे फैक्टर कंसीडर करने पड़ते हैं। जैसे कि अपने कंट्री के लॉ किस तरह से है, लॉ को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार किए जाएंगे उसका यूजेस क्या रहेगा, अपने कंट्री के जो कस्टम है उसका वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करने के बाद ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार करता है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS are issued by International Accounting Standard Board IASB. IFRS is a set of international accounting standards stating how particular type of transactions and other events should be reported in financial statement. So, IFRS, that is International Financial Reporting Standards, is nothing but set of international accounting standards, and it states how particular type of transactions and other events should be reported in financial statement. IFRS मतलब क्या? तो IFRS मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं while recording particular type of transactions and other events
when you are going to report your financial statement at international level. अगर आपको आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनेशनल लेवल पे सबमिट करना है, कहाँ पे देना है, तब आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसी को क्या कहा जाता है, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB। तो IFRS इशू करने का काम कौन करेगा, IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। IFRS are issued to develop accounting standards that will be acceptable worldwide and to improve financial reporting internationally. अभी IFRS कौन सी कंपनी को या कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अप्लीकेबल होती है, तो ज्यादातर मल्टीनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर मेरी कंपनी मल्टीनेशनल है या मेरे कंपनी को किसी तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी दूसरे कंट्री में क्या करना है, सबमिट करना है, देना है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते समय मुझे इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके वो तैयार करके नहीं चलेगा, बराबर, क्योंकि इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग रहेंगे और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। और इसीलिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी दूसरे कंट्री को देना है तब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते समय मुझे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब क्या है, वो भी रूल्स है, वो भी प्रिंसिपल्स है या वो भी पॉलिसीज है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते समय। लेकिन कब, अगर आपको आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनेशनल लेवल पे सबमिट करना है, इंटरनेशनल लेवल पे देना है तब। तो अगर मुझे मेरे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरे कंट्री में देना है और मैंने पहले से ही इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसके हिसाब से बनाया है, तो वो मैं सबमिट नहीं करूँगा। उसके लिए मैं फिर से एक नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करूंगा और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते समय मैं कौन से स्टैंडर्ड यूज करूंगा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। उनको फॉलो करके मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करूंगा और उस स्टेटमेंट को मैं दूसरे कंट्री को सबमिट करूंगा। तो जब IFRS इनको फॉलो करके आप अकाउंटिंग स्टेटमेंट तैयार करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, तब आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंट्री में एक्सेप्ट होना चाहिए, तब आपको कौन से स्टैंडर्ड यूज करने पड़ेंगे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ इंडिया में ही यूज होने वाला है, तब आप इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करोगे, तब आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हो तब आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। इट इज अप्लीकेबल फॉर मल्टीनेशनल बिजनेस एंटरप्राइजेस। The Council of the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI, has so far issued 31 accounting standard। मतलब इंडिया का जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, इसने अभी तक इंडिया में कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हैं, 31। ये हमें याद रखो। इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने का काम कौन करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। लेकिन वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट करने का काम कौन करेगा, ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो उसका काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट करना और इशू करने का काम ICAI करेगा। और जहां तक बात आती है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसको ही कहा जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड।
वो आपको कब फॉलो करने पड़ेंगे? अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हो तो आप मतलब आपका बिजनेस। और IFRS इशू करने का काम कौन करेगा? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB। So this is about accounting standard and IFRS. Thank you.